बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मैं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का, एक नए हफ्ते का और फिर नए साल का आगाज आपका अच्छा गुजर रहा है। नया साल भी तो नया नया शुरू हुआ है ना। अभी यहाँ चंद दिन तो हुए, होश में आ जाएं आप। सर्दी ने होश भुला के रख दी अर्मिला हसन के। सुबह सुबह कहती भी बहुत सर्दी है। बराबर का है, दोनों तरफ ये मामला बराबर का है, लेकिन ये सर्दी बहुत ज्यादा है। और मैंने सर्दी के ज्यादा होने का एक पैमाना रखा है। वो पैमाना पता है क्या है? कि जब आपका बिस्तर छोड़ने को सबसे कम दिल करे ना, समझे आज सर्दी बहुत ज्यादा। तो पिछले 3 दिन से तो हालात मेरे ख्याल से पूरा साल ही सर्दी चलती है मेरी तो। खैर तो उसको सुस्ती कहते हैं, उसको काम चोरी कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, वैसे वाकई आज फिर मैंने बहाना बनाने का सोचा कि आज मैं छुट्टी करूंगी। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने आज मैंने सुबह उठा, मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि मैं ऑफिस में मैसेज करने लगी हूँ कि आज मैं नहीं आऊंगी। लेकिन फिर मुझे थोड़ी शर्म आई और मैंने कहा नहीं, अभी 2 चिट्ठियां गुजारी। कब से अर्मिला हसन ने टाइप करके वो मैसेज रखा हुआ है, किसी दिन सेंड हो जाना है। मिस्टर प्रोड्यूसर किस दिन ये मैसेज सेंड हो जाना है। खैर जी, सर्दी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा आपके साथ अगर हम शेयर कर लें इलाकों के हवाले से, तो इस टाइम अलसुब वैसे मैंने देखा स्कर्दू में इट वाज -8 और सवात में इट वाज -5। ये मैंने वैसे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं देख रहा था। लाहौर में इस वक्त ऑलमोस्ट 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इस्लामाबाद और दीगर जगहों पे भी, खास तौर पे हम अगर इस वक्त बर्फबारी की बात करें तो ना होने के बराबर है। ये बड़ा एक अलमिया है। अस्तौर में आमतौर पर हमें मालूम है कई फीट तक बर्फ है जो वो पड़ जाती है और पहाड़ ढक जाते हैं, लेकिन इस वक्त बर्फ का नामो निशान नहीं है। दो के जो दर्जे हरारत है वो भी -5 से आगे नहीं जा सका। यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। वैसे बिल्कुल दीगर जगहों की भी बात की जाए, वादी नीलम की बात की जाए, जहाँ जनवरी तक जो बर्फ है वो कई के फिट होती है, लेकिन अब बर्फ बहुत ही कम हो रही है, जबकि बारिशें भी ना होने के बराबर हैं। और महकमा मौसमियात ने भी जी अगले हफ्ते भी मौसम सरमा में मौसम खुश्क और जो कह लें एक ड्राई वेदर के हवाले से कहा है कि बारिशें एक्सपेक्टेड नहीं है और जो धुंध से मुतासरा इलाके हैं उनमें शदीद सर्दी पड़ने का भी इम्कान है। जबकि 16 और 17 जनवरी को जी चित्राल और गिलगित में हल्की बारिश के हवाले से पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने, लेकिन ये जो बारिशें ना होने से जो पानी के ज़खायर है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। जो पानी के ज़खायर है वो ख़त्म हो रहे हैं, उबलते चश्मे भी खुश्क पड़ने लगे हैं। और अगर इस तरह से बारिश नहीं होती तो डेफिनेटली ये वो वेदर होता है जब बर्फ के बाद फिर जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं और दीगर एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है, उससे बहुत इफेक्ट हुआ है। बहुत इफेक्ट होता है और फिर आगे जाके इसके असरात खासतौर पे हम दुनिया भर के उस खित्ते में जहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, तो वैसे ही इसका बड़ा खतरा है ग्लेशियर्स के ऊपर। अगर ग्लेशियर्स बनेंगे नहीं और तो फिर सारी बातें पिघलने का मामला तो फिर है ही। खैर 16 और 17 जनवरी को चित्राल और गिलगित में रिपोर्टेडली बारिश का इम्कान है, हल्की बारिश का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ये भी कह रहे हैं कि जो आइंदा हफ्ता है इसमें मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा, खुश्क रहेगा। और ये जो धुंध का सा एक क्या कहना चाहिए, एक लेयर सी बनी हुई है लाहौर के अंदर, मुझे लगता है ये भी रहेगी। और इसमें से सूरज नहीं निकल रहा, सूरज नहीं निकल, हाँ दैट्स द पॉइंट कि सूरज नहीं निकलने की वजह से ये जो सर्दी तेज है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने जो एक लेयर की बात की लाहौर के अंदर, तो आलूदा ऑब्वियसली लाहौर हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में आलूदा तरीन शहरों की जो कि फहरिस्त में नंबर 1 था आज। एग्जैक्टली मैं कह रहा थी कि कराची हमने पंजाब वालों ने लाहौर से निकाल के आपको सिंध में देखिए ना, मुकाबला भी किस चीज में करते हैं, मतलब हम सबसे आलूदा है जी। हम पहले बिरयानी निहारी में मुकाबला करते थे, अब आलूदगी में नहीं, बिरयानी निहारी से निकल के नाज़रीन हम ज्यादा आलूदा नहीं, अब कराची वाले ज्यादा आलूदा है। खैर जी, एक और अर्मिला हसन सूरज है जो नहीं निकल रहा और वो फतह का सूरज है पाकिस्तान की। और वो उस सूरज के आगे जो है ना, वो कभी ऑस्ट्रेलियाई बादल आ जाते हैं, कभी कीवी बादल आ जाते हैं। हमें उम्मीद थी कि 3 टेस्ट हारे हैं तो क्या हुआ, T20 में हम वर्ल्ड नंबर 1 है, हम जीत जाएंगे T20 में तो हमारी टीम कमाल है। फिर टीम ने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। फिर आपको बताइए क्या हुआ? ये हुआ कि कीवी से शाइनों को एक और शिकस्त से 2-4 कर दिया। फतह के साथ सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और ये कल जो मैच खेला गया T20 मैच, उसमें पाकिस्तानी टीम 195 रन के जो हदफ इसके जवाब में बैटिंग लाइन की जो हिम्मत हार गई। दो के काफी लोगों ने कोशिश की, 173 रन बनाए पाकिस्तानी टीम ने। बाबर आजम ने मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी की और 66 रन ओवरऑल उन्होंने बनाए। फखर जमान की भी जी 25 गेंदों पर 50 रन की इनिंग्स जो है वो रायगा की, जिसमें जो 5 बुलंद बाला किस्म के छक्के और 3 चौके शामिल थे और बाकी सारे खिलाड़ी
डबल फिगर्स में नहीं दाखिल हुए। भाई एक ही मसला है, टीम एज अ यूनिट नहीं खेल रही है, सब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे तो तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए किसी मैच में कोई एक इंडिविजुअल चल जाता है, किसी में दूसरा चल जाता है। जब तक वन यूनिट होकर नहीं खेलेंगे टीम फतह हासिल नहीं करेगी। और कल भी यही हुआ, हमारे ओपनर्स फ्लॉप हुए और फिर उसके बाद आपने देखा बीच में एक दो अच्छी इनिंग्स बिल्ड हुई बट फिर चिरागों में रोशनी ना रही। मोहम्मद रिजवान ने कल सिर्फ 7 रन बनाए, अनएक्सपेक्टेड। इफ्तिखार चाचा स्कोर 4 एंड आजम खान अपनी रिवायत पहले मैच की बरकरार रखते हुए सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए। उनको जो थोड़ा सा आउट के बॉल आता है आजम खान को पड़ वक्ते जाते हैं खेलते हुए। इसी तरह ब्लैक कैप्स की जानिब से जो एडम मिल्न हैं उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। इसी तरह दी अमेजिंग टिम साउदी जिन्होंने हाल ही में 150 विकेटें कंप्लीट की, रिकॉर्ड मेकर। इसी तरह ऐश सऊदी और इनके इसके अलावा बिनसेस के हाथों 2-2 विकेटें उनके हिस्से में आई। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ साहब ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन एक्सपेंसिव बहरहाल रहे। अब्बास भी एक्सपेंसिव रहे। हारिस गॉट 3 विकेट्स बाय द वे, अब्बास आफरीदी ने 2, जबकि उसामा मीर जो कि मुझे लगता है कि टीम पे एक बोझ की सूरत में मौजूद है, इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं टीम के लिए, उन्होंने और आमिर जवाल ने एक विकेट हासिल की। सो किस्सा मुख्तसर ये कि जी पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया। अगर तीसरा मैच जो कि बुध को खेला जाना है, अगर पाकिस्तान वो भी हारता है, हाँ परसों, तो फिर ओबियसली हम T20 सीरीज भी हार जाएंगे। और दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच है, इसमें नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एक अनोखा कारनामा भी अंजाम दिया। वो क्या है वो बताएं। कौमी टीम के जो नायब कप्तान है मोहम्मद रिजवान ने जो साबिक कप्तान है मोहम्मद हफीज और शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ते हुए T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का एजाज हासिल कर लिया है। कीवीज के खिलाफ जी दूसरे T20 मैच में रिजवान ने 5 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 7 रन बनाए और विकेट गंवा बैठे। तावन ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जो बुध को मैच खेला जाएगा जी तीसरा T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें पाकिस्तानी टीम क्या करेगी, क्या कारनामा सरअंजाम देगी, इस पे हम तज्जिया लेंगे। और इसके साथ साथ जो पिछले कारनामे सरअंजाम दे चुके हैं उनको कैसे संभालेंगे उस पर भी हम तज्जिया लेंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। रिशाद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार है। उसके साथ साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हम इन दोनों मेहमानों के हौसले को खिराजे तहसीन पेश करते हैं कि वो इतनी पै दर पै शिकस्तों के बावजूद भी हमारे साथ तबसरे के लिए मौजूद रहते हैं। भी हमारी नौकरी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी, हमें भी वैसे तमगा एक आधा तो मिल ही जाना चाहिए। जैसे वसीम अकरम भाई का मुंह उड़ गया था ना विकेट गिरने से बाबर की, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हमारी होती है। रिशाद भाई एंड अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं दोनों साहिबान, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कैसे तबीयत? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। भी आप ही से शुरू कर लेते हैं क्योंकि पहली आवाज मुझे आप ही की आई है। तो तबसरा कीजिए सर। 2 कंसेक्यूटिव इनफैक्ट 5 कंसेक्यूटिव हारे हमारी, और अगर मैं इसके साथ 2 इनिंग्स और डाल लूं तो ये मिला के मतलब 2-2 इनिंग्स टेस्ट की डालें और फिर 2 T20 की मुसलसल हम हार रहे हैं जी। क्या तज्जिया है आपका? जी आप मुझसे कह रहे हैं? जी आपसे कह रहे हैं। जी हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए मैं कल ये सोच रहा था कि टैलेंट एक अलग चीज होती है और मैच्योरिटी एक अलग चीज होती है, और वो मैच्योरिटी पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रही और उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। आप देखिए साइम अयूब ने जो शॉट खेला, क्या उनको पता नहीं है कि फील्डर कहाँ खड़े हुए हैं? सीधा उनके हाथ में। आजम खान ने जो शॉट खेला वो बिल्कुल सीधा उनके हाथ में गया। उसके बाद फिर 2 सीनियर प्लेयर्स फखर और बाबर ने जब अपने 50 मुकम्मल कर दिए। रिशाद साहब के ऑडियो में कुछ इशू है, कनेक्शन ठीक है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच। आपका भी कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? जी उर्मिला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भट्टी साहब ये जो हम इस इंट्रो के आगाज में बात कर रहे थे कि टेस्ट मैचेस के बाद हम थोड़े होपफुल थे कि हम T20 मैचेस में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलेगी, टीम अच्छी है, नंबर 1 हमारा एक जो स्क्वाड है, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली हम 2 मैचेस में जिस तरह से हार रहे हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं T20 मैच में, तो एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जी हाँ इमरान और उर्मिला, देखें हमारा ये जो फॉर्मेट है T20 का, यही वो फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान की टीम वनडे और टेस्ट मैचेस के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करती है। और हमने पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था उसका फाइनल खेला, और अब से तकरीबन 5.5 महीने बाद 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मेजबानी करनी है T20 वर्ल्ड कप की। तो ये जो नया साल शुरू हुआ था, नए साल की इब्तिदा में तो हम दोनों मैचेस हार गए। पाकिस्तान ने टोटल 17 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ख्याल था कि जो इब्तिदाई 14 मैचेस हैं, जब हम इंग्लैंड पहुंचेंगे 13 मैचेस, तो उन 13 मैचेस में हम एक शक्ल निकाल लेंगे कि पाकिस्तान की
क्या मुमकिन टीम हो सकती है जिसको हम T20 वर्ल्ड कप में उतारें। लेकिन इब्तिदा में जो पाकिस्तान को 2 बड़े झटके लग गए, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। लेकिन लोग बाबर आजम की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं फखर जमान अच्छा खेल के आउट हो गए। दरअसल क्रिकेट टीम गेम है, किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मेरी जाती नजर में हो सकता है कि मैं गलत हूं, हमारी बॉलिंग तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही। हमारी बॉलिंग ने पहले मैच में 226 रन दे दिए, दूसरे मैच में 194 रन दे दिए। तो मेरा ख्याल में हम तकरीबन 35, 36, 40 रन ज्यादा दे रहे हैं, जो हमें अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें माजी में अगर पाकिस्तान की फतुहात देख लें, हमारी बॉलिंग हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर देती है जिसके जरिए हम फिर बैटिंग को मौका देते हैं कि वो हमें मैच जितवाए। लेकिन अगर 226 रन में हम कभी कभार या छोटी टीमों के खिलाफ तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरवाना, 226 रन बनवा देना, मेरे ख्याल में हमें अपनी बॉलिंग पर नजरसानी करना होगी। हमारी ये बॉलिंग ऐसी नहीं है कि हमें T20 वर्ल्ड कप में आगे लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी जानिब आप इशारा करें इरशाद साहब, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं भी आपको सुन पाऊंगा। ये बड़े अहम 2-3 नुकात हैं और मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं सीनियर तजियाकार भट्टी साहब से। आपसे मेरा सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर जो विकेट्स होनी है, जाहिर बात है वो एशियन पिचेस तो नहीं है, एंड आई मीन जिस तरह की विकेट्स में हम अब खेल रहे हैं, या जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में जैसी विकेट्स हमने फेस किया है, आई बिलीव कि हमें वहां पे ऐसी ही विकेट्स, हमें हाई बाउंस विकेट्स, हमें वहां पे भी सामना उनका करना पड़े। एंड सो वुड बी वेस्ट इंडीज में इतना अवेयर नहीं हूं, आप मुझे बताइएगा कि वेस्ट इंडीज में तो क्या उसके लिए हमें अपने बैटर्स को डोंट यू थिंक तैयार करना चाहिए और उस सतह के ऊपर जाना चाहिए, जैसा कि हम हमेशा बात करें कि हम विकेट्स के अंदर लैग कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग ही वहां पे नहीं हो रही जहां पे हम जाके असल में बैटलफील्ड में उतर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। हम लोग कई प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे हैं और मेरे ख्याल में ग्रीन टॉप और बाउंसी विकेट्स अब अगर हम नहीं बनाएंगे तो इसी तनज़्ज़ुली का शिकार रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट जो नजर आ रहा है। एक प्रोफेशनल लाइंस पर पाकिस्तान क्रिकेट डेफिनेटली इस्तवार नहीं हो रही और ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है और इसमें मैं बहुत सिमिलैरिटीज वेस्ट इंडीज क्रिकेट से देखता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट की वेस्ट इंडीज ने इतना उरूज देखा 70s में, 80s में, 90s में, और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज का यह हाल हुआ कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो भी अपने यानी एक तरह से मैं समझता हूँ काफी जुनून का शिकार है। कोई प्रोफेशनल लाइंस पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, टैलेंट जरूर आ रहा है लेकिन उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग नहीं हो रही। और जैसे आपने बिल्कुल कहा कि ये पिचेस वगैरह बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसमें थिंकिंग की जरूरत है। अभी देखिए PSL शुरू होगा, यहाँ वही छक्के चौके मार के फिर वही हमारे प्लेयर शेयर बन जाएंगे, लेकिन ये काफी नहीं है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में compete करने के लिए पाकिस्तान को उस लेवल पे compete करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, बेहतरीन पिचेस और बेहतरीन सही सही ठीक हो गया। भट्टी साहब, जिस तरह से इरशाद साहब ने कहा है कि हम PSL में जिस तरह से परफॉर्म करके और फिर जो नेशनल या इंटरनेशनल मैचेस में अनफॉर्चुनेटली अब ये जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं अपनी T20 स्क्वाड की भी, अगर हम बारी बारी सारे लोगों की बात करें तो कल बाबर और फ़खर जमान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर खातिर खा किस्म की इनिंग या डबल फिगर्स में भी नहीं गया है। तो ये जो बैटिंग लाइन है, दो की बॉलिंग लाइन, हारिस रऊफ ने अच्छी विकेट ली लेकिन एज इमरान सेट के वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, उसामा मीर भी। सो ये बैटिंग और बॉलिंग में जो हमारी टीम है, आप इसको बेहतर तौर पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जिस तरह से खुद को परफॉर्म करने के लिए तैयार करना चाहिए, उसके लिए क्या एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी इन्हें? देखिए, हमारे पास उर्मिला हर चीज का कोच है। हमारे पास बैटिंग कोच, हम एडम हॉलियट इंग्लैंड के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको लेकर आए। हाई परफॉर्मेंस कोच है मोहम्मद हफीज, हमारे क्रिकेट डायरेक्टर है। उमर गुल हमारे पास बॉलिंग फास्ट बॉलिंग कोच है। सईद अजमल हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच है। अब हमारे पास कोच कौन सा नहीं है, हमारे पास रिव्यू के लिए कोच नहीं है, हमारे पास टॉस के लिए डिसीजन लेने वाला कोच नहीं है। देखिए, कोचेस से मैचेस नहीं जीते जाते। मैचेस आपको अच्छी प्लानिंग के साथ, और जो रिशाद महमूद बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइंस पर हम अपनी क्रिकेट को नहीं लेके जा रहे। हमारे क्रिकेटर्स हमें कई बार बड़ी फुतुहात दिलवा देते हैं, लेकिन हमारे PCB हेडक्वार्टर में जो ऑफिस से मेरे ख्याल में हार्डली 5 मिनट के फासले पर कजाफी स्टेडियम लाहौर है, वहां पर जो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत लोअर लेवल पर लेकर आ गए। हुकूमत का जो अमल दखल है, वहां पर हुकूमत अगर फैसले कर भी रही है तो वो ऐसे फैसले नहीं है
जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा टैलेंट है। अब आप न्यूजीलैंड को देख ले, न्यूजीलैंड हार्डली 2-3 करोड़ आबादी वाला शहर है। जो सबसे ज्यादा आबादी है न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में 50 लाख की आबादी है। मेरा ख्याल में कराची की पूरी आबादी न्यूजीलैंड के बराबर है, लेकिन उनकी आप टीम देख ले, टैलेंट देख ले, उसकी वजह यह है कि वहां पर सियासत नहीं है। वहां पर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो अच्छे लोग हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। हमारे अब आप अब्बास आफरीदी को देख ले, पीएसएल 1 साल पहले हुई, वो पीएसएल के बेस्ट बॉलर थे, उसको मौका कब दिया? 11 महीने बाद अब्बास आफरीदी पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए। इस दौरान 2 सिलेक्शन कमेटीज ने उनको इग्नोर किया। ये जो तीसरी वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी आई, उसने मौका दिया। फिर हमारे यहाँ हम बार बार आजम खान की बात कर रहे हैं, इफ्तिखार की कोई बात नहीं कर रहा। इफ्तिखार तो कल चाचू कहने पर नाराज हो गए क्राउड में, लेकिन इफ्तिखार की परफॉर्मेंस आप देखें अप टू द मार्क नहीं है। इफ्तिखार नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाते हैं तो हम उनको प्रेस करते करना चाहिए। चले हमारे तो ये हमारे जो चेयरमैन है क्रिकेट कमेटी, ये ज़का अशरफ साहब, ये देखते हैं क्रिकेट आपके ख्याल में, या ये मतलब वैसे तो हमें मालूम यही पड़ा है कि चेयरमैन वो हैं, मामलात क्रिकेट के कोई उनके घर से और चलाता है, वो तो चले अपनी जगह है, इट्स नॉट नथिंग ऑफिशियल, सो हम उस पर कॉमेंट नहीं करते। लेकिन क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि उनके आने के बाद मुसलसल डिक्लाइन आया है, क्रिकेट टीम मुसलसल नीचे गई है ज़का अशरफ के आने के बाद? भट्टी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इमरान नीचे गई है। देखिए ज़का अशरफ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन मेरे ख्याल में वो उतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे। जिस तरह हमारे जो फॉरेन कोचेस थे, हमने उनको वर्ल्ड कप के बाद फारिग कर दिया। ठीक है, आपने फारिग कर दिया। अब जो इत्तलात आ रही है, मोहम्मद हफीज साहब जिनको डायरेक्टर क्रिकेट बनाया है, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में सियाह सफेद के मालिक है, उनके कुछ प्लेयर्स के साथ सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में। तो ये मामला जब तक बेहतर नहीं होंगे तो पाकिस्तान में, आपको पता है कि हॉकी का खेल तकरीबन खत्म हो गया है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स शॉप पे चले जाए, हॉकी की स्टिक मांगे, शायद इतनी आसानी से आप हॉकी स्टिक नहीं खरीद सकेंगे। स्क्वाश का खेल वो जुबू हाली का शिकार है। स्नूकर में आलमगीर शेख टाइप के जो लोग हैं, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान की स्नूकर जिंदा है, लेकिन क्रिकेट में बहुत बुरा हाल है। लेकिन बड़ी साहब, हमने कुछ अर्सा पहले ये देखा, ये बल्कि सवाल मैं रिशाद साहब के सामने आपकी इजाजत से रखता हूं, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले, खास तौर पे वर्ल्ड कप से पहले, हमने अगर मैं T20 स्क्वाड की बात करूं तो वी वर वन स्क्वाड। हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था अपनी टीम के ऊपर कि हम इसे दुनिया की बेस्ट टीम कह रहे थे। इंडिया की टीम हमें अपने सामने कुछ लग नहीं रही थी जब हम वर्ल्ड कप में जा रहे थे। हम इतने फेवरेट थे अपने, और इतनी पसंदीदा टीम थे, और एज अ यूनिट मतलब हमारा ओपनिंग स्टैंड बहुत अरसे से तनकीद का शिकार रहा। बाबर और रिजवान की सूरत में एक अच्छा ओपनिंग पेयर हमने बना दिया, हमारे वन डाउन का मसला कवर हो गया, फिर बड़ा अच्छा खेल रहे थे फखर ऊपर आके, मतलब हम बहुत सारे मसाइल हमारे इसी तरह नीचे, नसीम हारिस और शाहीन की सूरत में बेहतरीन पेस अटैक, बेहतरीन विकेट कीपर रिजवान की सूरत में, तो एक अच्छी टीम बना दी थी हमने। फिर हमने उखाड़ पे छाड़ की है वर्ल्ड कप में हारने के बाद। डोंट यू थिंक दैट वाज द रीजन कि हम दोबारा से एक डिक्लाइनिंग मोड में आ गए? जी बिल्कुल, 100% आपने सही तज्जिया किया। वो बाबर आजम का मैं ये कहूंगा कि T20 में जो उनकी टीम थी, जो उनकी कैप्टनसी थी, वो बहुत बेहतर थी। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत बेहतर था। उस टीम को, उस फॉर्मेट की पूरी जिसे कहते हैं कि सेटअप को छेड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये कि बहरहाल इसमें ये भी बात है कि बाबर ने तीनों फॉर्मेट से फिर इस्तीफा दिया, तो कोई ना कोई तो उनको रिप्लेसमेंट लाना था। लेकिन ये बात है कि कंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज में जो नहीं है, जैसे माजिद भट्टी ने भी पॉइंट आउट किया, तो वही चीज हमारे लिए मुश्किल का और प्रॉब्लम का बायस बन रही है। अगर व्हाइट वॉश ही करवाना था तो फिर बाबर ही करवा लेते, शान से करवाना लाजमी था। जी हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन ये कि मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि ये इसमें ये जरूरी है, जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को एक ओवरसीज एक्सपीरियंस हो, वो काउंटी खेलें, वो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में जाके खेलें। देखिए मैं आपको दुनियादार जो पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन है उनका एग्जाम्पल देता हूँ कि उन्होंने पहली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब डेब्यू किया तो यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 600 रन बनाए 3 टेस्ट में। लेकिन उसके बाद फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का टूर था, उन दोनों टूर से फेल हो गए और वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर का शिकार हो गए। उनको मुश्ताक मोहम्मद ने काफी हद तक ग्रूम किया, लेकिन उसके बाद फिर वो ससेक्स काउंटी के लिए खेले, तो टोनी ग्रेग ने उनको वहां पे एनरोल कराया, तो उनकी
गेम उनका कहीं से कहीं पहुंच गया। ससेक्स के लिए वो 6 साल खेले और बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो है वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें दुनिया भर में। पाकिस्तान में एक कुएं के मेंढक बन के रहना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा तनज़्ज़ुली का बाइस बन रहा है हमारे लिए। कुएं के मेंढक बन के रहना बहुत डिफिकल्टी हो रही है और चैलेंजिंग हो रहा है। भट्टी साहब, डू यू अग्री? और इसके साथ साथ इस पे भी कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट मैच के अंदर चूंकि बुध को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब वैसे तो हम अपनी माजी की गलतियों से सीखते नहीं है, चाहे वो पॉलिसीज हो या टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कहने लगी हैं पॉलिसीज तो भट्टी साहब, ये अब गलती से सीखेंगे जो पहले T20 मैचेस, 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तानी टीम ने ओवरऑल कुछ स्ट्रैटेजी वाइज है जो अभी मसाइल थे उनको ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात कि रिशाद महमूद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो वाकई वो जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का आज हाल है ना कि वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो खुदा न खास्ता अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब 2 मैच हारने के बाद मेरी जाती राय में पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जो हमने 11 खिलाड़ी खिलाए, सिवाय मेरे ख्याल में आमिर जमाल टेस्ट मैच के अच्छे परफॉर्मर हैं, तो फिलहाल उनको T20 में मौका नहीं देना चाहिए। T20 में हमारे पास जमान खान बैठे हुए, मोहम्मद वसीम जूनियर है, उनको मेरा ख्याल आजमाए। लेकिन आजम खान और इफ्तिखार अहमद जो हमारी वो पोजीशन है मिडिल ऑर्डर में जो बैकबोन होती है जहां मैच फिनिश करना होता है, अगर इनको एक मैच और दे दें। लेकिन एक और बात है कि जब आपने ग्लव्स उतरवा दिए मोहम्मद रिजवान से, तो अब आप देखें कि मोहम्मद रिजवान भी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। 2 विकेट कीपर खिला रहे हैं, 2 विकेट कीपर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, हसीबुल्ला और साहबजादा फरहान। तो मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान को चौथे मैच में ट्राई करने की जरूरत है। वो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में कल लोगों ने सोशल मीडिया पे इसमें काफी लिखा कि बाबर आजम ने दोनों मैचों में मिस सेंचुरियां बनाई लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके। मैं भी इससे किसी हद तक एग्री करता हूं कि क्रिकेट टीम गेम जरूर है, लेकिन ग्रेट्स जो है ना, जावेद मियांदाद को देख लें, उनके छक्के को लोग आज इसलिए याद करते हैं कि लोग उनका साथ देते रहे और उन्होंने फाइनली 126 रन की इनिंग्स में वो छक्का मारा और पाकिस्तान को मैच जितवाया। तो बाबर आजम को भी इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बाबर आजम को भी अब मैच फिनिश करने और मैच खत्म करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जरा क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में तो मामला बेहतर करे, लेकिन पाकिस्तान टीम में भी जान के देखे। मैं आपके जुमले को थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। आपने कहा उनके मामला भी, आपने कहा बाबर को आदत डालनी चाहिए। मेरे ख्याल में बाबर को अब मैच खत्म ना करने की आदत खत्म करनी चाहिए उनकी वो आदत बहुत पुरानी हो गई है। बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आप तशरीफ लाए। रिशाद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे जो इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम की सूरत हाल है, मखदूश है। इसीलिए हम सबकी रिजर्वेशंस हैं। अगर गेम अच्छा टीम कर रही हो, हार भी रही हो तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी बहुत अच्छी टीम की सूरत हाल लग नहीं रही है। हम ऐसे गिव अप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, वी हैव अ स्टोरी टू शेयर। बिल्कुल, वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब की साहबजादी की साहबजादी की शादी की शानदार तकरीब हुई, जिसमें जो साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। अच्छा, साबिक दुल्हा दुल्हन ना कह दीजिएगा। नहीं, मैंने अभी बोला है, आप ना मेरे सारा टेम्पो खराब किया करें। चेयरमैन जो सेनेट है सादिक संजरानी साहब, उनके हवाले से बताया वज़राए आला है, गवर्नर्स हैं और आगा खान फाउंडेशन के चेयरमैन, और जो खासी जो मशहूर शख्सियात हैं सियासत से जिनका ताल्लुक है, दीगर शोबों से ताल्लुक था, उन्होंने शिरकत की। तकरीब में जी मुल्क के मुख्तलिफ जो कबाइल के सरदार हैं और अहम मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की इस उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब पर। 1000 से ज़ायद जी मुहाफ़िज़ों ने घर को हिसार में लिए रखा, जबकि तकरीब की जो सिक्योरिटी है उसके लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई निगरानी भी की गई। ये आप विजुअल जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फैसल वाडा साहब की साहबजादी की शादी है और उसकी ये तकरीब है। और इससे पहले भी एक डांस वीडियो भी इनकी बड़ी वायरल हुई थी। चले, एक तो हमारी मुबारकबाद है दुल्हा दुल्हन को, अल्लाह उनकी जिंदगी का सफर मुबारक करे। और दूसरा, जरदारी साहब और वाडा साहब के कम होते फासले या जो अय्यां होते कम होते फासले हैं, ये बड़े एक सिग्नल कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका क्या मतलब सामने आता है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज अलमरा हॉल में होने वाले थिंक फेस्ट 2024 का अहवाल बता रही हैं। आइए देखते हैं आज का सेगमेंट।
हर साल की तरह इस साल भी अफकार ताज़ा थिंक फेस्ट 2024 का इनकाद अल-हमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में किया गया है, जहां पर मुआशी, समाजी और माशरती पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुफक्किर और फिलोसफर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो हम लोगों को बताएंगे इन मसाइल का हल। तो आइए चलते हैं थिंक फेस्ट 2024, आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसामा सिद्दीकी और आज इनकी बुक लॉन्च हुई है गरूब शहर का वक्त। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अपने बुक के बारे में बताएं थोड़ा, कि बुक किस हवाले से लिखी गई है। जी एक नावल है जो लाहौर के बारे में है, लेकिन किसी भी शहर के बारे में हो सकता है, और इसमें इस बात को देखा गया है कि शहर किस तरह से मरते हैं। अच्छा। क्या वजह है कि शहर मर जाते हैं, अच्छे खासे ज़िंदा शहर, लेकिन इसमें एक बुनियादी अलमिया है इंसानी ज़िंदगी का और इस चीज़ का कि इंसान किस तरह से अपने माहौल को ख़राब करता है कई लिहाज से। जब वहाँ इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ पानी साफ़ नहीं मिलता, जहाँ मसावात नहीं होती, जहाँ इल्म नहीं होता, तो ये एक ऐसा क्राइसिस है जो हमारे बहुत से शहरों का क्राइसिस है, और ये नावल उसी के बारे में। तो सर आपको क्या लगता है कि इन मसाइल से किसी भी शहर को किस तरह से निकाला जा सकता है या बचाया जा सकता है? जब तक लोगों में एहसास पैदा नहीं होता, एहसास ज़िया पैदा नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और वो उसके ऊपर कलेक्टिव एक्शन नहीं लेते, वो प्रेशर नहीं डालते अपने हुक्मरानों पे, तो तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ अभी तक वो नहीं हुआ। अब हम सब लोग रोज़ सुबह उठ के यहाँ खांसते हैं और हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी आंखें जल रही हैं, लेकिन हमने कलेक्टिवली अभी तक कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल अगर हम अपने मुआशरे को देखें, पाकिस्तान को देखें, आवाम को देखें, तो एक अफरा तफरी का आलम है। बहुत से मसाइल हैं जिनमें लोग घिरे हुए हैं। तो आपकी नज़र में ऐसे मौके पर लिटरेचर किस तरह से अवाम में या मुआशरे में एक ठहराव ला सकते हैं, और लिटरेचर किस तरह का होना चाहिए? हर अहद अपना लिटरेचर अपने साथ लेके तुलू होता है, और हर अहद का लिखने वाला इस चीज़ को समझता है, जैसे कि आपने अभी कहा कि एक अफरा तफरी है या जो भी हालात होते हैं, वो अपने मारूजी हालात को जानता है और उनका रिएक्शन या उनका कमेंट ही होता है जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर होता है। तो हमारा कंटेम्प्रेरी लिटरेचर भी जो है, जिसमें शायरी भी एक बहुत अहम चीज़ है और नावल भी बहुत लिखा जा रहा है, उसमें से सारी चीज़ें तो बहुत बेहतरीन नहीं होती, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई इस अहद को बड़ी तफसील से ना सिर्फ बयान कर रही हैं, बल्कि हम असर सवालात के जवाबात भी ढूंढ रही हैं। तो सिर्फ ये है कि बुक रीडिंग की आदत डालिए। अगर बुक रीडिंग की आदत होगी तो लिटरेचर हेल्प कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ख़ुसूसन पाकिस्तान की बात करें तो क्लाइमेट चेंज का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल हमें दरपेश हैं। तो क्या हल हो सकते हैं इस तरह के मसाइल से निकलने के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त मौजूद है। ये वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आने वाली है। ये वेस्ट की गलती है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एमिशंस की हैं, लेकिन मज़ीद ख़राब कर रहे हैं हम खुद। मसलन स्वात में अगर फ्लड आया तो जो होटल थे वो गैर कानूनी तौर पे दरिया के ऊपर अगर बनाएंगे तो वो टूटेंगे। अब स्मॉग हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन इस स्मॉग के होते हुए लाहौर के शहरी अपना कूड़ा घर के बाहर जला रहे होते हैं, तो इसकी तो कोई लॉजिक नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए, जो इनिशिएट लेना चाहिए उन्हें इस तरह से क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए? हुकूमत बहुत बुरी तरह फेल भी हुई है, क्योंकि जो कानून हैं वो उनको इन्फोर्स नहीं कर पाए हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को हार माननी चाहिए कि हमसे नहीं हुआ, पब्लिक से आके मत। सर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो 2024 के इलेक्शंस के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को क्या एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है? मुझे लगता है एक नई सोच की ज़रूरत है। ठीक है। और मुझे लगता है कि एक नए डायलॉग की ज़रूरत है। उस डायलॉग के नतीजे में मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव सामने आने चाहिए, और उन पर्सपेक्टिव्स को सामने रखते हुए फिर एक मंजिल जो है जिसको आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह रही हैं, उस मंजिल की ज़रूरत है जिस तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएं। ठीक है। ये जो आज आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, ये जो सोच का मेला है या जिसको थिंक फेस्ट कहते हैं, इसीलिए लगाया जाता है हर साल के
मुख्तलिफ जावियों से मुल्क को देखा जाए और उस पर गुफ्तगू की जाए। सियासी तौर पे क्यों हमारे यहाँ आवाज़ पे कदगन लगाई जाती है, तो एक रिस्पॉन्सिबल डायलॉग क्यों नहीं हो पा रहा हमारे यहाँ, सियासी तौर पे क्यों नहीं हो रहा। आपको लगता है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो इस वक्त आवाम नहीं है, वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो किसी और तरफ है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। ये ज़रूर लगता है कि एक आहिस्ता आहिस्ता एक नाउमीदी की फ़िज़ा जो है वो पैदा हो रही है और की भी जा रही। यूथ की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आजकल तमाम लोग बाहर जाने का ख्वाब रखते हैं, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आपको लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ जो हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, वहाँ पे हमें एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी चाहिए। और हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस मुताबिकत से कि वहाँ पे केले पैदा होते हैं या ऑरेंजेस पैदा होते हैं, खुबानी पैदा होती है, स्ट्रॉबेरी पैदा होती है, वहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल फार्म्स बनाए जाएँ, ठीक है, जिससे पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जो कुछ पैदा होता है उसकी मुताबिकत से लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो, लेबर इंटेंसिव काम किए जाएं। ये एक जाविया है। दूसरा जाविया ये है कि शहरों में बजाय इसके कि जैसे पिछली हुकूमत ने 4 बिलियन या 5 बिलियन टर्फ में दे दिए 100 लोगों को या 150 सेठों को, तो आप लोगों के टैक्स के पैसे सेठों को दे दें। ये क्या पॉलिसी है भाई? लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप ये तमाम हमारे कॉलेजों से, स्कूलों से निकलने वाले बच्चे बच्चियां जो हैं, जिनके जहन के अंदर कोई सोच है, कोई ख्वाब है, कोई खाका है, उन्हें 30-40 लाख रुपया दे दें तो 3 महीने के अंदर अंदर 30-40 लाख रुपए का काम जो है, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड की, किसी ने लॉजिस्टिक्स का सलूशन किया, वो कारोबार पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह बैनुल-अक़वामी सतह पे एक IT का रेवोल्यूशन चल रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ कॉलेजों में, स्कूलों में लड़के लड़कियाँ बाहर निकल रहे हैं, उनको बूट कैंप्स के अंदर उन टेक्नोलॉजीज़ में जिनकी बैनुल-अक़वामी सतह पे ज़रूरत है, उनको ट्रेन करके बाहर जाना है, डॉलर लेने जाना है ना बीबी, तो इधर कमा लें और हम उनको टैक्स ब्रेक दें, वहाँ पे तो 30% टैक्स देंगे। सर, इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं, तो नून लीग पूरी उम्मीद नज़र आती है? आपका क्या ख्याल है? आपको पूरी उम्मीद नज़र आ रही है? आपको देख के तो बहुत पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। पूरी उम्मीद है ना, तभी नज़र आती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, थिंक फेस्ट पे तो हम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे मुजम्मिल शाह नज़र आ चुके हैं जो एक्सप्रेस का हमारा हिस्सा है, हमारी टीम का। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मुजम्मिल, आज आप यहाँ पर कैसे? बस मेरा सेशन था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, इस्लामिक गोल्डन एज के टॉपिक से। तो मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं मुआशरे में एक बेहतर तब्दीली लाने के लिए? देखिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे दुनिया भर से राइटर्स और थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स आते हैं। ठीक है, तो लोकली तो हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को सुन लेते हैं, ये बच्चे जो सब आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर जो मिलता है वो कहीं और नहीं है। ठीक है, तो किसी भी मुआशरे को डेवलप करने के लिए क्रिटिकल थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर बहुत खुल के बात होती है, बेदरेक बात होती है, सेंसरशिप नहीं है। नए पाकिस्तान के लिए एक नई सोच का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें अगर वो सिर्फ नारे की हद तक हो जिस तरह से पहले रहा है, तो उससे फिर नुकसान भी जो होता है वो आपने देख लिया है। अभी ये सब ये क्या फ़ील करते हैं कि हम पासपोर्ट अपना बनवाएं और बस निकलें यहाँ से, क्योंकि ना नौकरी है, ना अपॉर्चुनिटी है, ना सियासत में हिस्सा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी नज़र में इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो यूथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मेरा ख्याल है कि ऐसे बहुत से और मौक़े होने चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें हो सकती है, ऐसे स्पीकर से जिनको स्टूडेंट्स ने औरों ने देखा है टीवी पर या सोशल मीडिया पर। जैसे आपका टॉपिक था क्राइसिस इन मुस्लिम वर्ल्ड, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 1000 साल से इस्लामी दुनिया ने कोई ऐसी चीज़ नहीं पैदा की है जिसको आज हम फ़ख्र से सामने कर सकते हैं। ना बिजली, ना कंप्यूटर, ना अद्वियात। और सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ज़माने में ये जिसको हम इस्लामी सुनहरा दौर कहते हैं, तो मुसलमान सबसे पेश थे और इल्म के चिराग और हर जगह बुझे हुए थे। मुसलमानों ने वो चिराग रोशन किए थे। तो वो चिराग क्यों बुझे? जब तंग नज़री और तासुब जहन को ज़ेर कर दे, उसको एक शिकंजे में डाल दे, तो फिर तरक्की की राहें बंद हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती है। क्योंकि साइंस बुनियादी तौर पर एक तख्लीकी अमल है।
तख्लीक के लिए जहन खुला होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, यहाँ पर दो लोग मुझे नज़र आए हैं जिन्होंने एक बैनर पकड़ा है, अगर आप देख सकें तो ऊपर लिखा है रावी बचाओ लाहौर बचाओ। तो इनसे हम बात करते हैं कि बेसिकली इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताएं, ये जो आपने बैनर पकड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या मकसद है इसका? लाहौर रावी दी वजह तो है, हज़ारां साल रावी ने साड़ी सेवा की, सानू पालिया। इस वेले रावी दुनिया का जहरीला तरीन दरिया है, क्योंकि लाहौर अपने दरिया नू पुल बैठा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। आपकी मुलाकात अब करवाते हैं मुल्तान के बाइकर मोहम्मद इकबाल घांगला से, जो कि मोटरसाइकिल पर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं और अपने इस वर्ल्ड टूर के ख्वाब को पूरा करने के लिए इस वक्त वो रियाद सऊदी अरब पहुंचे हैं। आज रिपोर्टली उम्रा करने का इरादा है उनका और इसके बाद वो सऊदी अरब का टूर करेंगे एंड देन ही विल मूव फॉरवर्ड। इकबाल साहब के हवाले से आपको बताएं तो पहले भी ये इरादा कर चुके हैं, मगर कुछ हर्डल्स ऐसी थी जिसकी वजह से ही कुडंट मेक इट। आप देख सकते हैं अपने भरपूर गियर के साथ कैसे वो ट्रैवल करते हैं। तो आज जरा हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस तजर्बे के बारे में हमें क्या बताएंगे। इज लाइव विद अस राइट नाउ फ्रॉम रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इकबाल साहब, जरा अपने इस सफर के हवाले से बताएं। ये वर्ल्ड टूर का इरादा आपने पहले भी किया था, लेकिन जाहिर है कुछ चैलेंजेस, कुछ हर्डल्स थे और बिलाखिर अब आपने इस टूर का आगाज़ किया है और इस वक्त आप रियाद में मौजूद हैं। अपने सफर के हवाले से हमें बताएं, कैसा जा रहा है अब तक और क्या प्लान्स हैं आपके आगे? मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ये पाकिस्तानी अराउंड द वर्ल्ड के नाम से टूर कर रहा हूँ मैं। ये मैंने वैसे स्टार्ट किया पार्ट के अंदर। पिछले साल मैंने ईरान तुर्की गया था मैं इसके ऊपर, क्योंकि जितना मेरे पास पैसा होता है, जितना मेरे पास टाइम होता है, उस पर मैं उतना टूर करता हूँ। अभी ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर ये इस वक्त 4 कंट्री के अंदर हूँ मैं, और 4थे कंट्री में हूँ मैं, जिसमें ईरान आया हूँ, यूएई अरब अमारात किया है, फिर बहरीन गया हूँ, बहरीन से फिर सऊदी आया हूँ। अभी मैं रियाद में हूँ, रियाद से मैं फिर आगे जाऊंगा। मक्का शरीफ पूरा करना है तो मेरा पहला ख्वाब है। उसके बाद मैंने मदीना जाके हाजिरी देनी है, वहाँ नमाजें वगैरह पढ़नी है। वहां से निकल के फिर मैंने पूरे सऊदीया का टूर करना है। उसके साथ साथ फिर मैं कतर का करूंगा, फिर सऊदी आऊंगा, फिर ओमान जाऊंगा, फिर सऊदी आऊंगा, फिर जॉर्डन जाऊंगा, फिर सऊदी आऊंगा। इसी तरह कुवैत की भी कोशिश करनी है। मतलब जितना इस दफा हो सकता है वो करके हमारी बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ हैं। इकबाल साहब, इसका मकसद महज टूरिज्म है, अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है ट्रैवलिंग की, या फिर इसका कोई और मकसद भी है, कोई मैसेज भी है, कोई कैंपेन है आपके माइंड में, क्या है? मैसेज आप कह सकते हैं आप इसको। असल में बात यह है कि जो इंसान जिस चीज का शौक हो उसको साथ उसकी इंतहा तक को जाना चाहता है। तो वर्ल्ड टूर हमारा एक दरीना ख्वाब भी है पाकिस्तानियों का, एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर करना। क्योंकि हमारे अक्सर जो भाई दोस्त है वो उनके पास किसी को ब्रिटिश पासपोर्ट है, किसी को डच पासपोर्ट है, लेकिन वो अगर जितना भी टूर करे वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाता। तो हमारे पाकिस्तानी जो बाइकर हैं, मेरी तरह और भी बहुत सारे बाइकर हैं, उनकी भी कोशिश है किसी तरीके हम जितना हो सके मैक्सिमम कंट्रीज के जो हम टूर करें, ताकि एक दुनिया को मैसेज दें कि भाई हम भी ये लोग कर सकते हैं। हमारे में हमारे में थोड़े से हटन है, मतलब इसमें आप सबसे बड़ा तो सबका इसमें जो पैसा है वो है, पैसा इसमें सबसे ज्यादा लगता है। और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हम जरूर जानना चाहेंगे, सॉरी इंटरप्ट करी हूँ इमरान आपको। इकबाल साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि इसमें ऑब्वियस फाइनेंसेस बड़े इन्वॉल्व होते हैं और जिस तरह से आप दीगर बाइकर्स को भी इनकरेज कर रहे हैं और आप एक उसके थ्रू जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको कितना चैलेंजेस आपको दरपेश रहे फाइनेंसेस को भी लेकर? लेकिन मैं तो पिछले 30-32 साल से लगा हूँ और मुख्तलिफ तरीके से लगा हुआ था, लेकिन उसमें कामयाब ना हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सुना है, पिछले साल भी मैं गया हूँ, उससे पिछले साल 2015 में भी हम गए थे, लेकिन हम कारवान के साथ। तो पिछले साल मैं अपने ही बाइक पे गया था, 19,000 कुछ किलोमीटर ट्रेवल करके आया था, 52 डेज। तो ये मेरा है कोई 3 माह का टूर है, ये पार्ट 2 जो है। अच्छा, अब इसमें एक माह कुछ दिन तो हो चुके हैं। अब इस वक्त 8,000-7,000 समथिंग किलोमीटर कर चुका हूँ। ग्रेट। तो सबसे ज्यादा इकबाल भाई किस एरिया में मजा आया? कोई जबरदस्त का कोई तजर्बा हमें शेयर करें। बाइक पे ट्रैवल करना डिफरेंट इलाकों में, मुख्तलिफ मौसम, हालात, लोग, सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पे लगा या मुख्तलिफ? मुल्क तो सारे अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के लोग सारे अच्छे, ईरान के, यूएई के,
लेकिन सऊदीया जो है इसकी अपनी एक बात है, सऊदीया बहुत बड़ा मुल्क है और इसको एक्सप्लोर करने का अपना एक मजा है क्योंकि इसके रूट लंबे लंबे हैं और उसमें आपको ट्रेवल करने का सबसे ज्यादा मजा आता है अगर हम उसे एक से देखें। ठीक है, और कहीं मुश्किल कोई पेश आई हो ट्रैवलिंग के दौरान, कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए? एक हुआ था वो लतीफा ये कि सऊदीया बॉर्डर की पर हुआ था, बस वो एक स्लिप उन्होंने दी थी यूई वाले ने, वो कहीं वो बीच में बैग में गिर गई, मैं समझा कि शायद उन्होंने ले ली, पीछे वालों ने ले ली। अभी जब सऊदीया बॉर्डर पे आया तो उन्होंने कहा स्लिप, तो मैंने कहा मेरे पास आई नहीं। 3 मिनट के अंदर उन्होंने एंट्री मतलब दी और ठीक 3 मिनट बाद उन्होंने एग्जैक्ट भी कर दिया, काफी खरूज लगा के कहते जाओ जी पहले प्ले कराओ पास। वो फिर एक लतीफा था, बस क्या कह सकते हैं, फिर वापसी के बाद। ठीक है, जो बाइकर्स इस वक्त प्लान कर रहे हैं, आपने तो हिम्मत की है, बहुत देर लगी आपको, लेकिन चलें आपने हिम्मत की है, कोई मशवरा दे दें उनको जो भी प्लान कर रहे हैं अपना ऐसा कोई ट्रिप, क्या क्या उनको सजेस्ट करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं यही कहना चाहूंगा कि जी प्री प्लान आए और उसमें ये देख लें कि जो इराक का वीजा है अगर वो मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको फेरी का काफी कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, फेरी इस वक्त 2 लाख समथिंग में पड़ रही है बंदे को, खुद की भी साथ और बाइक की टिकट की भी साथ। ठीक है, कोशिश यही करें कि आप उसको प्री प्लान करके और कोशिश करें कि इलाका वीजा लगवा। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। और आपके आगे के सफर के लिए हम आपको बहुत सारी नेक तमन्ना, बेस्ट विशेस कहेंगे कि आप कामयाब हो और जिस तरह से आपने प्लान किया उसी तरह से आप इसको एग्जीक्यूट पाएं। इस वक्त इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, अब वर्ल्ड टूर का इरादा रखते हैं और इस वक्त रियाद के अंदर मौजूद थे, इनसे आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कही। सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में सिंस मंडे। आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और वकार अहमद मलिक साहब बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है उर्दू अदबी रिसालों की शानदार रिवायत जो रही है ये ज़वाल पजीर क्यों हो रही है और हमारे यहाँ ही हो रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब रोज़ाना मॉडल टाउन पार्क की सैर करते हैं और हम हर मंडे को, हर सोमवार को उनसे एक सवाल करते हैं जिसको वो जवाब देते हैं। आज का जो सवाल है तारड़ साहब से वो एक बहुत ही कमाल हमारी एक रवायत के हवाले से जुड़ा हुआ है। तारड़ साहब, अदब लतीफ़ के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा। सवेरा अदबी मुजल्ले जो थे वो बड़े कमाल हुआ करते थे, बहुत सारे जो लिटरेरी फिगर्स थे, जो बहुत बड़े अदीब थे, उनको बनाने में उन रिसालों का बहुत बड़ा किरदार था कि किसी रिसाले में अगर आप छप गए तो आप एक मुस्तनद अदीब होने की सनद आपको मिल गई। तो उसके बाद ये रवायत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली गई। अभी भी हैं, लेकिन वो जिस तरह एक एनुअल बायर होते थे, यानी सालाना आप ख़रीदारी करते थे और बेहतरीन अफसाना निगार, बेहतरीन अदीब जो हैं वो उस पर लिखा करते थे, तो वो चीज़ जो है वो अब ख़त्म हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि इन अदबी रिसालों के हवाले से थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पिछले 50-60 साल जो हैं वो आप शाहिद भी रहे हैं इनके अरूज ज़वाल की जो दास्तान है उसके हवाले से, और पर्टिकुलरली अदब लतीफ़ के हवाले से ज़रूर बताइएगा। अदबी मुजल्ले जो हैं वो मेरे बचपन में जो आते थे उसमें आलमगीर था, साकी था, बल्कि शाहिद अहमद देलवी के बेटे मुझे न्यूयॉर्क में मिले, माइकल उन्होंने नाम रखा हुआ, वो एक्टर हैं बड़े ज़बरदस्त, मेरा ख्याल आए भी थे। तो साकी भी था, अदबी दुनिया था, ये मेजर मैं आपको मिस भी कर सकता हूँ। और उसके बाद औराक और फ़नून और सारे आए, ये पर्चे आए। और अदब लतीफ़ क्योंकि उसकी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बरकत अली साहब ने और उनके बाद उनकी साहिबजादी सदीक़ा बेगम वो उसको चलाती रहीं। तो एक ज़माने में मैं और किश्वर उसके अदालती अमले में भी शामिल थे और मतलब मैं कुछ करता कराता तो कुछ नहीं था, ऐसे नाम छपता था। अच्छा, वो रवायत जो है ये वो ख़त्म हो गई उसके साथ, लेकिन ये नहीं है कि अदबी पर्चे निकलते नहीं हैं। मसलन सवेरा मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अगर सब कॉन्टिनेंट का कोई पर्चा है, अभी मोहम्मद सलीम रहमान निकालते हैं, ठीक है, साल 6 महीने के बाद रियाज चौधरी वगैरह। तस्वीर है नसीर अहमद नासिर का, कोलाज है वहाँ से नज़र साहब का, जावेद नज़र, और इस तरह और पर्चे कराची से भी कुछ पर्चे निकलते हैं।
लेकिन मसला ये हुआ है कि जिस तरह बाकी अफेक्ट हुआ है हर चीज़, टेक्निकल रेवोल्यूशन है, तो अदबी पर्चे भी उससे मुतासर होते हैं। अब आप देखें कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो सिर्फ वहाँ पे अपनी कहानियाँ छाप के प्रोमिनेंस हासिल कर सकते। वो ये समझते हैं, मुझे भी कहा जाता है कि ये आपका तो 1000 छपता है, 2000 बंदों ने पढ़ लिया, तो आप वहाँ जाएं, इसीलिए ये सारे PDF पे आ गए। यानी PDF पे जब मेरी किताबें आई हैं तो उनमें कम से कम दुगना इजाफा हो गया। तो उसी तौर अदबी मुजल्ले जो हैं और भी इस तरह शाया होते रहे, लेकिन एक उनमें मुझे एतराज़ ये था कि ज़ख़ीम पर्चा निकालने की बड़ी एक है, वो समझते हैं कि जितना ज़ख़ीम होगा उतना ही वो मोतबर होगा। वेदर आई फील कि अगर वो ज़ख़ीम पर्चा है 500 सफ़े का, तो आप अगर हर महीने 100-150 सफ़े का एक पर्चा निकालें तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अलहमरा है पिछले 20-25 साल से निकल रहा है। तो अदब लतीफ़ अब क्योंकि सिद्दीक़ा बेगम हमारी दोस्त थी बहुत अच्छी, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे, वो भी आखिर में उसका मायार उस तरह का नहीं रहा था, क्योंकि डिपेंड करता था ना, क्योंकि वो अदीब जितने उसमें छपे थे, लेकिन उसकी जो एक कॉन्टीन्यूस रवायत थी अदब लतीफ़ में छपना एक ऑनर की बात होती थी। तो एक शायद मैं बात कर चुका हूँ कि अदबी पर्चे में छपना, बाद में औराक और फ़नून आए और बाकी कि उसका जो इम्पैक्ट था जो अब नहीं है, कि ए हमीद साहब से मैंने एक दिन, उन्होंने मुझे 2-4 किताबें मेरी आई तो थोड़ा सा सलाम दुआ हो गई लोगों से, तो मुझे कहने लगे कि, और हमारे फेवरेट बचपन के ओहो ए हमीद, अच्छा खैर, कि यार ये जो तुम लोग इतने कंपटीशन में एस्टेब्लिश हो जाते हो, ये बड़ी बहादुरी है, लेकिन तुमने 3-4 किताबें लिखी हैं तब जाके तुम कहीं तुम्हारा नाम जो है कहीं अदबी हल्कों में आना शुरू हुआ है, तो कंपटीशन बहुत है। मैंने कहा सर कंपटीशन तो आपका बहुत है, मतलब कि आपके सामने तो बेदी थे, कृष्ण थे, मंटो थे, इतने इतने बड़े जाइंट थे। कहने लगे नहीं, हमें एक सहूलत थी। सहूलत क्या थी कि हमने एक कहानी लिखनी है और हमने अदबी दुनिया के एडिटर साहब को भेज देनी, सलाउद्दीन साहब को जी, उन्होंने पढ़नी है, उन्होंने फाड़ के फेंक देनी, क्या फजूल कहानी लिखी। हमने फिर कोई 5-6 महीने लगा के एक और कहानी लिखी, उन्होंने फिर फाड़ के फेंक दी। वो फाड़ के फेंकते रहते थे, हम लिखते रहते थे, लेकिन बिलाखिर उनको एक कहानी पसंद आई और वो कहानी जब छापते थे तो उसके ऊपर नोट देते थे, राइटर का भी और कहानी के मतन का भी, कि क्यों उन्हें पसंद। चुनांचे अगर आप छप जाते थे अदबी दुनिया में तो ए हमीद साहब का कहना था कि आप एस्टेब्लिश हो जाते थे एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, फ्रॉम राजकुमारी टू कश्मीर, फिर आपको कोई नहीं हिला सकता था। चुनांचे आप छपते चले जाते हैं, छपते चले जाते हैं। अब ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा ओवरटेक कर चुका है और उसमें कोई बुरी बात नहीं। आई फील कि भाई कुछ कॉलम नवीस जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, तो अदब लतीफ़ को ज़ाहिर है हम मिस करते हैं क्योंकि हमारी जनरेशन का पर्चा था। और दूसरी बात ये है कि रिवाइव करना, कई लोग कहते हैं रिवाइव नहीं होता, एक जब बैठ जाए ना कोई भी अदारा, कोई अखबार बैठ जाए, दोबारा जो मर्जी कर ले, वो नहीं होता। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि वो चाहे बच्चों के अदबी रिसाले हों या बड़ों के अदबी रिसाले हों, अदबी रिसाले जो हैं वो अदब का जो ज़ौक़ है उसकी परवरिश में बहुत ही अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि बच्चों को, आपको जो बच्चों के रिसाले हैं वो ज़रूर उनको पढ़ाइए, उसके सालाना ख़रीदार बनिए, क्योंकि उसके अंदर जो कहानियाँ होती हैं, वो जो कहानियाँ बच्चा पढ़ता है तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक, उसके अंदर जो तख़य्युलाती ताकत है उसकी परवरिश होती है, और दूसरा उसकी जो रीडिंग हैबिट है, उसकी जो तेज़ पढ़ने की एक मश्क है वो होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो कहानी के जल्द अंजाम तक जाना चाहता है और वो जल्द से जल्द पढ़ने की जो एक कोशिश है कि मैं देखूं कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा, इससे उसकी जो पढ़ने की सलाहियत है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और अगर बचपन में ये सलाहियत ज़बरदस्त हो जाए तो जब आप बड़े होते हैं तो आपके अंदर ये एक पढ़ने की आदत होती है और आप किताबें जो हैं
वो पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये जो पढ़ने की सलाहियत का कमज़ोर होना है, ये आपको बोर कर देता है। 4-5 सफ़े पढ़ने के बाद आप बोर होकर किताब रख देते हैं। बच्चों को इस बोरियत से बचाइए, ताकि जब वो बड़े हों तो ऐसा ना हो कि वो कोई भी किताब उठाएं और वो बोर हो जाएं। तो अदबी रिसाले जो हैं इनकी एक अहमियत है, और बच्चों को ज़रूर अदबी रिसाले पढ़ाइए, और ख़ुद भी अदबी रिसाले आज भी जो शाया हो रहे हैं उनको पढ़िए, ताकि ये रवायत जो है इसका एक तसलसल बहरहाल जारी रहे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू के बगैर मुकम्मल नहीं होता है, बिकॉज यू वांट टू लिसन टू इट। और आजकल तो थोड़ी अब इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हुई है, तो इसलिए हमने कहा कि हम इस पर बात करते रहें। वैसे सिर्फ 25 रोज़ हैं और वो गहमा गहमी नहीं है जो उमूमी तौर पर होती है, लेकिन अब कुछ लगता है कि मोमेंटम बन रहा है। ख़ास तौर पर आज से शायद मोमेंटम ज़्यादा बने। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए। कुछ इंतखाबी निशान तो बहुत ही दिलचस्प अलॉट हुए, इस पर भी हम बात करते हैं। हफ्ते के रोज़ जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया था, और जो हाई कोर्ट पेशावर का फैसला था वो कलअदम करार दे दिया था। यूँ जितने भी उम्मीदवारान थे तहरीक इंसाफ के जिन्होंने बल्ले के इंतखाब पर लड़ना था वो आज़ाद हो गए, तो उनके अपने अपने निशानात आ गए। और उसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तें थीं जो मिलनी थी तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी, ऑब्वियसली वो भी नहीं मिलेंगी। स्ट्रांगली इम्पैक्ट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टी इन पार्लियामेंट। चीफ जस्टिस जनाब काज़ी ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी, वो भी इस बेंच में शामिल थी, और ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर तीनों जजेस ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है बैरिस्टर अली जफ़र, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस फैसले पर बहुत बात हो गई और तारीख फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि बल्ले के मुतबादल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है, पार्टी रजिस्टर्ड है, पार्टी को नहीं छेड़ा गया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हिकमत अमली बना चुकी है और उम्मीदवारों के हवाले से पोर्टल पर आगाही दी जाएगी। मगर बल्ले के निशान के बगैर जो इंतखाबी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल 2 जलसों से खिताब किया और कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को है, आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का जयाला ही होगा। बिलावल भुट्टो इक़्तिदार में आकर मुल्क की जो तकदीर है वो बदल देंगे। पीपल्स पार्टी के जयाले कभी घबराए नहीं, झुके नहीं। हम नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करेंगे, जबकि बाकी सियासी जमातों का एक ही मंशूर है, वो ये कि वो इक़्तिदार में आकर खुद को जेल से बचाएंगे। कोई ताकत पीपल्स पार्टी को कामयाब होने से नहीं रोक सकती, ऐसा कहा बिलावल ने बहुत कुछ कहा। खैर, हम जो कि इंतखाबी निशानात की बात करते हैं, कुछ बड़े दिलचस्प इंतखाबी निशानात दिए गए। इससे पहले कि हम तबसरे की जानिब जाएं, अली मोहम्मद खान तो ठीक रह गए, पहले मेरी नज़र उन्हीं के निशान पे पड़ी, वो डॉल्फिन था। लेकिन ख़ास तौर पे हम अगर मेजर ताहिर सादिक की बात करें, जो कि अटक से कंटेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरा वैसे ही आबाई हल्का भी है, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट था, भेड़ निशान मिला है उनको। और इसी तरह जो उनकी साहबजादी हैं उनको भी कुछ खास अच्छा, उनको एक वाटर टर्बाइन का निशान दिया गया है। इसी तरह 152 से मेहर बानो कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उनको चिमटा निशान दिया गया है, जो कि इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह जैन कुरैशी को, वैसे ये दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्कस्टिंग, जूते का निशान, बकरी, किसी को खुस्सा, किसी को जूता, मतलब काला जूता, ज़बान, सब्ज मिर्च, फ्राइंग पैन, जहाज, रेडियो, पता नहीं। द बेस्ट निशान सो फार आजाद उम्मीदवारान में से जो जाता है, दैट गोज टू अबरारुल हक, गिटार। हाँ, उनको उनकी पेशकश ठीक है, वो सिंगर भी थे, सिंगर भी चले, कॉम्प्लीमेंट करता है। बहरहाल जनाब, दिलचस्प निशानात हैं। NA 22 से आतिफ खान जो है वो द्रांती पे लड़ेंगे, NA 20 से शहरान तरक़ई फाख्ता पे लड़ेंगे, और के का निशान मिला है लतीफ़ कोसा साहब को। हमारे साथ इस वक्त जनाब आमिर ज़ियाद साहब मौजूद हैं आफ्टर सो मेनी डेज। उम्मीद करते हैं आमिर भाई आप खैरियत से होंगे, एंड इट्स गुड टू सी यू बैक। सबसे पहले बताइए हमें, कैसे हैं आप, कैसे गुजरे शब रोज़ आपके? बहुत शुक्रिया, और वाकई बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में दोबारा आकर। इट्स गुड टू बी बैक। आप बताइए, आपकी प्लेयर सर, प्लेयर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। बस आप नहीं थे तो पीछे बड़े नशेबो फराज हुए, और चलते ही रहते हैं हमारी सियासत का और हमारे मुल्क का खासा है। सबसे पहले तो ओवरऑल सिचुएशन पे तबसरा कीजिए। ये जो निशान चला गया, बड़ी सियासी जमात है, बड़े वोट बैंक वाली सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, कितनी मुश्किलात का शिकार होगी 8 फरवरी को अब तहरीक इंसाफ? इसमें तो कोई बिल्कुल सामने की बात है कि मुश्किलात बढ़ेंगी, और लोगों को ये बताना है कि जनाब इस उसका जो है उनके कैंडिडेट का क्या इंतखाबी निशान है। पोर्टल में बहुत सारे पढ़े लिखे पाकिस्तानी तो इंटरनेट की सहूलत रखते हैं और उसके इतना कहते हैं इंटरनेट लिटरेट हैं,
लेकिन हमारे एक बहुत बड़ी तादाद है अवाम की, खुसूसन जो है देही इलाकों में, कि जो इन चीजों से इतना वाकिफ नहीं है, तो उनका काम बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है कि तहरीक इंसाफ को जो नुकसान हुआ वो सो हुआ। जो हम जैसे लोगों को अंदेशा है कि ठीक है कानूनी इसके मोहरिकात बिल्कुल समझ में आते हैं और मौजूद अदालत ने जो भी फैसला किया, लेकिन उसके जो सियासी मोहरिकात हैं वो पाकिस्तान के लिए गालिबन इतने अच्छे ना हों, इसलिए कि आने वाला इंतखाबात जो है वो कहते हैं होने से पहले ही बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बन गए हैं और एक सिंपैथी का फैक्टर जो है वो पीटीआई के पास है। और अब जो भी जमात जीती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई मखलूत हुकूमत बनती हो, उस पर एक सवालिया निशान रहेगा। और जो अगले 5 बरस होंगे उसमें आप देखिएगा कि तनकीद होती रहेगी, बड़ा मुश्किल होगा उस हुकूमत के लिए मुस्तहकम अंदाज में अपने आप को चलाना। तो ये एक फिक्रमंदी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। और एक हमारे यहाँ ये भी एक है कि जी मुल्क में लोग जो है, बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के हामी हैं, बहुत सारे नून लीग के हामी, लेकिन एक बहुत कसीर तादाद है इस मुल्क में एक तीसरी कुव्वत की मुतमन्नी है। और वो जो उसकी जो तमन्ना है वो पीटीआई से पूरी हुआ करती थी। अब अगर पीटीआई का बल्ला नहीं है तो वो लोग जो है मतलब है कि जाहिर है कि इस मामले पे इतने खुश नहीं होंगे। आप बिला वजह उनको धकेल दिया गया है एक मायूसी में, नाराजगी में, एक मनफियत के अंदर। तो इस मुल्क में बहुत सारे पाकिस्तानी समझते हैं कि ये किसी कुव्वत की जरूरत है कि जिसमें मौरूसी सियासत ना हो, जहाँ पर बदनवानी ना हो। जो भी तनकीद होती रही है इन दो बड़ी जमातों पे, तो सही है गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है, किसी सदी का पाकिस्तान, वो इन स्टेप नहीं है इन दो बड़ी सियासी जमातों के साथ। अब पीटीआई भी नहीं है, कोई तीसरी को ज़ाहिर आ नहीं सकती 25 रोज में। तो अगले इलेक्शन जो है बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गए हैं। जी मुतनाज़ा हो गए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इलेक्शन मुतनाज़ा होने के साथ साथ आमिर जाद साहब, पहले तो इलेक्शन के मामलात के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, अभी पिछले कुछ दिनों में वो जो इलेक्शन की गहमा गहमी होती है, एक एक्टिव जो कैंपेन्स होती हैं, वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी। अब दो किन सियासी जमातों ने आगाज़ किया, लेकिन दूसरी जानिब सेनेट में जो करारदाद, तीसरी करारदाद जो है जमा कराई गई है इलेक्शन या इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से, और खैबर पख्तूनख्वा में जी उम्मीदवारों को जो इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दी का खदशा मौजूद है, इसके तहत ये तीसरी करारदाद जमा कराई गई है। ये जो इंतखाबात मुलतवी होने का मामला है या इस पर बार बार बात हो रही है, ये भी तो इलेक्शन के सारे प्रोसेस के अंदर कुछ इबाम पैदा कर रही है। ये बड़े मतलब है कि दुनिया में हमेशा कुछ चीजें जो तारीखें होती हैं उस पर बड़े यकीन होता है, उस पर इंतखाबात की तारीख पे भी यकीन होता है। तो हमारे यहाँ आप देखें कि मैं, अगर आप सियासतदानों से बात करें, कराची में बिजनेसमैन से बात करें, वो लोग कि जो एक साहिब राय अफराद हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है अभी तक शक व शुबे के शिकार हैं। बिलावल भुट्टो साहब बड़े जोर से कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, केयरटेकर गवर्नमेंट कह रही है कि इंतखाबात होंगे, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल जैसे इमरान और आपने फरमाया कि एक फजा नहीं बनती हुई आपको नजर आ रही है और गैर यकीनी सूरत हाल है। अब इसके तदारुक के लिए निगरान हुकूमत क्या करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन जो पहला स्टेप है ना कि आपने पीटीआई को जो है धकेल दिया, दीवार से लगा के गाड़ दिया दीवार के अंदर, तो उससे इंतखाबात इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं। जी अच्छा, आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो जस्टिस काजी फायज़ साहब के कुछ जो रिमार्क्स थे, आई होप आई कोटेड राइट, जो क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना नहीं है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि चलें ऊपर की सतह पे तो सबको मालूम ही होता है कि लीडरान कौन है, लेकिन आप निचली सतह पे तो लोगों को मौका देते कि वो आके पार्टिसिपेट करते इस इंतखाब के अंदर। तो ये बात जो हमारे जो पार्टी रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पार्टी एक्ट है, उसके तहत तो ये बात उनकी ठीक लगती है। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया कि क्या आप सिंगल आउट करें एक पार्टी को, तो उन्होंने कहा कि अकेली पार्टी नहीं है, 12 ऐसी पार्टियां जिनके साथ ये बर्ताव हुआ है। और ANP के हवाले से उन्होंने स्पेसिफाई किया कि वो 5 इयर्स ब्रैकेट में नहीं आती, इसलिए ANP के साथ वो नहीं हुआ जो PTI के साथ हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कानून के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये से तो पॉपुलर ना हो, लेकिन फैसला तो ठीक लगता है, क्या कहेंगे? जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया था कि कानूनी मोहरिकात पे जाहिर है कि मैं इतना मुनासिब शख्स नहीं हूं कि इस पे कमेंट करूं, मैं तो इसके सियासी पहलू पे बात कर रहा हूं। कानूनदार जो है वो कानूनी पहलू पे, जैसे आपने फरमाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जी कानून के हिसाब से, तो वो उनकी राय जो है वो सही हो सकती है, लेकिन हमें तो उसका फॉलो आउट देखना है कि इसका होगा क्या। दूसरी बात ये कि जितनी बारीक बीनी से पीटीआई का आपने इंतखाबी उसको देखा, इंतखाबात को देखा, क्या नून लीग के देखे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देखे, ANP को ठीक है ना, सारी पार्टियां, हत्ता कि JUIF को आप देखें, तमाम की तमाम मौरूसी पार्टियां हैं, कहीं पे इंतखाबात नहीं होते, कहीं पे प्रॉपर मेंबरशिप नहीं होती है।
तो बात ही की बड़ी अच्छी बात है कि आप चाहते हैं, और हम सब पूरे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि जी हर पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन उसका इतलाक अगर आप सिलेक्टिव तरीके से करेंगे, एक जमात पे करेंगे, तो वो नामुनासिब सी बात है। ठीक है, अच्छा आमिर साहब, अब व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी? आई मीन आपने भी बहुत इलेक्शंस भी कवर किए हैं, बहुत अरसे से जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। एक बड़ी मशहूर पार्टी जो कि मुंतखब हुई, हुकूमत में रही, और अब उसके पास निशान नहीं है, लीडरशिप उसकी जेल के अंदर है, तो व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी? आई मीन दे स्टिल वांट टू कंटेस्ट, तो क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, अब ये तो खैर जो है पीटीआई का जो थिंक टैंक है वो स्ट्रेटेजी बताएगा, लेकिन जो अभी तक सामने आई कि जैसे आपने भी बताया कि पोर्टल उनका बन गया है, और वो मेरे ख्याल में इस तरह के नौजवानों की और फार लोगों की जमात है कि हर हल्के में उनके जो कैंडिडेट का वो होगा, निशान होगा, वो बता सकेंगे कि जी फला का, जैसे आप बताए थे कहीं पे जूता है, कहीं पे भेड़ है, कहीं पे कुछ और है, वो निशानात बता देंगे, लेकिन उससे उनके मसाइल जो है वो कम नहीं होते हुए नजर आ रहे। और असल जब तक बात ये है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की बीच की राह नहीं निकलती, तो मैं नहीं समझता कि वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो है वो फंक्शन कर सकेगी। पीटीआई की क़यादत की जरूरत है जरा सा और सेल्फ क्रिटिकल होकर देखे कि वो आज इस नहज पर कैसे पहुंच गए, एक सबसे मुल्क की मकबूल सियासी जमात, और अगर वो जरा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते और उस तरह की मुहिमजोई से गुरेज करते कि जो मई 9 को हुई, अब उस पर एक बहस हो सकती है कि जी जायज हो रहा है इनके साथ, नाजायज हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, वो एक अलग बहस है, लेकिन सियासी क़यादत का भी काम है कि जी आप कितना प्रोवोक कर सकते हैं। तो जरा सा अगर म्यान रवि से चलते और सब्र से चलते तो आज इस सूरत हाल का गालिबन शिकार ना होते, तो उस पर भी बहुत ज्यादा एक वो सवालिया निशानात बनते हैं जनाब। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और आपने अपना तजिया हमारे रखा। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर ज़िया साहब अपनी राय का इजहार मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पे करें, और आज की हाईलाइट ये भी है कि मरियम नवाज साहब आज से अपनी कैंपेन का आगाज करी है, तो हो सकता है वो गहमा गहमी नजर आए, कुछ नजर आए, इस पर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ गजा के हवाले से। तो गजा पर इजरायली बर्बरियत को 100 रोज मुकम्मल होने के बाद भी इजराइल के हमले ना रुक सके। 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली हमलों में 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 10,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। 60,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक गजा में सिर्फ 6 एम्बुलेंसेस काबिल इस्तेमाल रह गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में अलक्सा अस्पताल के करीब धमाकों और शदीद झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं, जिसके बाद अलक्सा अस्पताल के हवाले से बात की जाए तो ईंधन खत्म हो गया है। इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज भी एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई हैं। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं और रहने को कुछ नहीं बचा है। हर कोई खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ैली इदारे UNOH के सरबराह ने इजरायली हमलों और जबरी बेदखली के नतीजे में बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों के लिए अलमसावी पनाहगुज़ीन कैंप में खैमों, ग़िज़ा, पानी और अद्वियात की फराहमी को नाकाफ़ी करार दे दिया है। इससे पहले शायद ही कभी रूए ज़मीन के ऊपर हमने ख़ास तौर पे अहद हाजिर में इतनी लाशें इकट्ठे देखी हों, और जितनी लाशें देखी उनमें शायद ही कभी ख़वातीन और बच्चों की इतनी लाशें कभी देखी हों, हॉस्पिटल्स तक के अंदर और पनाहगुज़ीन कैंप्स के अंदर लाशें देखी हों, जहाँ पे लोग पनाह के लिए जाते हैं। इससे बुरे हालात नहीं हो सकते। ये हालात किस जानिब जा रहे हैं, हमने इस पर भी बात करनी है। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत ही मखदूश सूरत हाल है, इतनी कम जगह है यहाँ पर, और फिर वहाँ से भी पनाहगुज़ीनों को निकाला जा रहा है। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ खालिद अलमीना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अरब मीडिया से उनका ताल्लुक़ है। इस पे उनसे बात करते हैं, चूँकि इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ वाशिंगटन में एक मुज़ाहिरा हुआ और हज़ारों अफराद उसमें शरीक हुए। ये वाइट हाउस की जालियों तक पहुँच गए। जो मुज़ाहिरीन थे उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन से गज़ा में जो नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा किया, और कुछ दिन पहले एक तकरीब के अंदर भी जो बाइडन को बाकायदा तौर पर इस हवाले से सामना करना पड़ा था। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर निकले हैं, और जो आने वाला इंतखाब है यकीनी तौर पर उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा। खालिद अलमीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ऐसे हालात कम अज़ कम अहद हाजिर में हमने अपनी आंखों से नहीं देखे, जिस तरह के मनाजिर आ रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं। क्या इन मुजाहिरों के बाद और जिस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है खासतौर पे जो बाइडन को, कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप इस सूरत हाल पे? शर्मिंदा वो होता है जिसके पास कोई कॉन्शियंस हो, जिसके पास कोई प्रिंसिपल्स हो। जैसे आपने डिस्क्राइब किया पहले आपके रिपोर्ट में, कत्ल आम, लोगों को जलाना, लाइफ बर्निंग, टारगेट शूटिंग, कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स, ये सब जो हो रहे हैं वो पूरी दुनिया भी देख रही है, अरब ममालिक भी देख रहे हैं,
अराउंड द ग्लोब देख रहे हैं। आपने कहा कि कुछ चेंज होगा मुजाहरत से और ये डेमोन्स्ट्रेशन से, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद ने कहा कि मैं ज़ायनिस्ट हूँ, अगर मैं जू भी नहीं होता मैं ज़ायनिस्ट हूँ। ब्लिंकन ये डिले टैक्टिक्स कर रहा है, इधर उधर जा रहा है ऑल द टाइम फ्रॉम हियर एंड देयर, ये भी डिले टैक्टिक्स कर रहा है। ये लोग सोच रहे थे कि गजा के लोग और गजा के जो डिफेंस और जो उन्होंने इनको कंटेन किया ये अटैक्स को 2 दिन में ख़त्म करेंगे। अभी 100 दिन से ज़्यादा हुए, लोग मरे हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे जैसे जिस आदमी का हाथ आग में है और जिसका पानी में है, देयर इज अ डिफरेंस। इवन दैट दे आर इन फायर, लेकिन गजा के लोग काफ़ी रेजोल्यूट है, दे आर वेरी मच स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल दिस। यू आर राइट, ये लोग टारगेट किलिंग कर रहे हैं 2 थिंग्स के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ज़ायनिस्ट एनिमी है ये काफ़ी कनिंग है। First of all, they are targeting children to see that these people will not grow up. Secondly, इन्होंने ये डॉक्टरों को मार रहे हैं, more I don't know how many doctors, and also media people. 114 total media people को target killing by drones, उनको फोन करते हैं कि बाहर आओ और कत्ल करते हैं। Unfortunately, जो लीडर्स हैं वेस्ट के, they have proved once for all कि ये लोग नाकाम है। दे आर अगेंस्ट ऑल दिस। इसराइल के साइड में ये ऋषि सुनाक जो रैम्बो की तरह प्लेन से निकल के आया, नाउ ही इज इन यूक्रेन, ही कैन नेवर बी अ रैम्बो। आप मैक्रोन को देख रहे हैं, जर्मनी के लोग शोर मचा रहे हैं। सो आई थिंक इट इज अ फाइट बिटवीन द पीपल ऑफ गजा and the whole world. ये मैं बता एयरक्राफ्ट यू सो राइट कि पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है खालिद साहब, और अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, और कुछ करने के हवाले से जिन्होंने करना है वो इस चीज पे इतना ज्यादा रेजिस्ट करें। क्या आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा? और इंकरेज कर रहे हैं उनको, जब डिलीट the only people cease यूक्रेन के लिए वो नाच गाना कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, और ये गजा के लिए। सो इट इज अ फाइट बिटवीन गजा and the western world. मैं वर्ल्ड की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में शरीफ मुल्क हैं लाइक साउथ अफ्रीका। दिस इज इट्स नॉट द वर्ल्ड। बिल्कुल। अच्छा, आपने खुद कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया तमाशा देख रहे हो वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले से, यही लोग ह्यूमैनिटी के काम की और बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मनाजिर या जो विजुअल्स हम तक पहुंचते हैं उसमें से शायद बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हम तक पहुंचते ना भी हों। खालिद साहब, इसका कोई तो एंड होगा। इसको एंड करने के लिए किसी को तो अपना रोल प्ले करना होगा। कब तक ये जो गजा के लोग हैं या ये लोग कुर्बानियाँ देते रहेंगे? बेशक वो इस चीज़ के हवाले से फाइट भी कर रहे हैं, रेजिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसका एंड करने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और वल्लाह मैं रात में मेरा नींद हराम हुआ। आई फील सो अपसेट दैट आई एम हेल्पलेस। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा तारीख में फॉल ऑफ बगदाद मंगोल्स के खिलाफ, फिर वापस शुरू हुए फॉल ऑफ जेरूसलम। वल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये कोई ना कोई कुछ होगा, बट राइट नाउ आपको कंसर्टेड एक्शन चाहिए फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, या अरब हो या कुछ हो। ये जो 2-4 एम्बुलेंसेस देना और टू सेंड सम फूड एंड मटेरियल सप्लाई, देयर हैज टू बी अ फाइनल सोल्यूशन। इसमें के 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, बट आपके पास पॉलिटिकल रिजॉल्व, इरादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इरादा टू डू दिस। यू हैव टू कम आउट। या आप खुदा से खौफ करेंगे या आप वेस्ट से खौफ। अच्छा खालिद साहब, इससे पहले हमास का जो मौक़िफ़ था इस मामले के ऊपर, हमास का मौक़िफ़ ये था कि हमारी चूंकि दुनिया आवाज़ नहीं सुन रही थी, और वो मौक़िफ़ ठीक था कि दुनिया देख नहीं रही थी फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे उनको इससे पहले एक कस्मा पुरसी की ज़िंदगी वो इस पट्टी के अंदर गुजार रहे थे, और फिर हमें कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना था जिसके बाद दुनिया की तवज्जो आए। इस हद तक तो ठीक था कि दुनिया की तवज्जो आई। देख रहे हैं वाशिंगटन DC हो या लंदन हो, वहाँ पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसके बाद भी कोई उम्मीद भर नहीं आती, तो फिर क्या वो फैसला जो ये करने का किया गया था वो ठीक था? उसका रिजल्ट 24,000 लोगों की शहादत के नतीजे में आया। वल्लाह ये क्वेश्चन मैं तो काफी फलस्तीनियों को पूछा। आई थिंक यस, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड फ्रॉम टोक्यो टू वॉशिंगटन टू हियर एंड देयर, लोग को मालूम है 66%
of American academia, ये लोग अभी मालूम हुआ क्या है. It is not Hamas. It is a question of Palestinian right of resistance. उनको एक concentration में कैंप डाले, जलील बनाए. तो it is like, you know, it is better to fight and die. और ये कॉस्ट आर वेरी हाई. हम और आप यहाँ बैठे हुए एयर कंडीशन रूम में बैठ चाय पी रहे हैं, बट यू आर राइट, द कॉस्ट आर हाई, बट गॉड हैज हिज वेज. वल्लाही आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू. वेरी हाई सर. इस कदर के ऐसा लगता है कि जिस वक्त देखें अपना वजूद, अपना जिस्म कटता नजर आता है, जो वहाँ पे बच्चों की हालत है. आई डोंट नो हम आखिरत में क्या जवाब देंगे. आई एम नॉट श्योर. वल्लाही आपने सही बात बता कि यौमल क़ियामा गॉड विल आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. सेकंड थिंग, आपको मालूम हुआ कि ये शैतान लोग, जो नए शैतान लोग, उनके काफी. That's why I tell people, यहूदियों को गाली नहीं दो, because जो लोग प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं अमेरिका में और इवन इन UK and others, they are Jews against Zionism. मैं आपको इनके लिंक्स भी भेजूंगा. अब देखिए कितने लोग निकले. तोरा जूस. उमूमी तौर पे तो किसी मसले के ऊपर खालिद साहब छोटा सा कोई एहतजाज होता था या कोई मुजाहिरा होता था तो हुकूमतें हिल जाती हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज हैं, दे क्लेम, खासतौर पे अमेरिका. तो यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ पीपल आर लाइक मार्चिंग. सोशल मीडिया के ऊपर बराह रास्त जस्टिन ट्रूडो को बराह रास्त लोगों ने बेइज्जत किया, सो वाज जो बाइडेन. उसके बावजूद क्यों इम्पैक्ट नहीं हो रहा? आई मीन क्यों आर दोस टॉपिक्स आर लाइक दैट डीप कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा. आप ऋषि सुनाक को बिना भूलिएगा. जो रैम्बो, मिस्टर रैम्बो, ऋषि, वो भी जो कर रहे उसके खिलाफ हुआ. लेकिन ये वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, बट दे आर लूजिंग. बिलीव मी, दे आर लूजिंग. आम सोशल मीडिया पीपल, फिलोसोफर, जॉन पिल्जर जिनका वफात हुआ, अभी नॉर्मन फिंकलस्टाइन में, ये डेविड हर्स्ट गार्डियन के हैं, वो यहूदी हैं. कितने लोग आए हैं. मे बी इट विल हैव एन इम्पैक्ट, आई डोंट नो, लेकिन आई बिलीव दैट समथिंग विल कम आउट. इंशाल्लाह. इन मासूमों का खून ऐसे नहीं जाया हो सकता. अच्छा, एक और चीज भी है, मैं आपको 20 seconds left, sir, please. जी प्लीज. ओके, क्विकली, कि जो नई चीज, न्यू रियलिटीज हैव कम. आपके हमसाया जो ईस्ट में है, उन्होंने कितने वॉलंटियर्स वहां से गए. फर्स्ट पीपल टू बी विद देम मोदी साहब थे. तो ये रियलाइजेशन अरबों को मालूम होना चाहिए अगर ये लोग उनका दुश्मन कौन है और वो किन के हाथों में खेल रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच खालिद साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. गजा पे हम बात कर रहे थे. अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए और गजा के लोगों की मुश्किलात आसान फरमाए, सूरत हाल जल्द हल हो. इस दुआ के साथ ब्रेक लें. वेलकम बैक. आज प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हमने आपके लिए स्पोर्ट्स के लिए बचा के रखा था. वंस अगेन कुछ एक्सप्रेसो चैंपियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं. पाकिस्तान नेटबॉल टीम ने हांगकांग को हराया है और चैलेंज कप अपने नाम किया है हांगकांग के अंदर. बिल्कुल. और ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी कोई अच्छा करे और आपके सामने हम ना लेके आए. भाई, मेजबान टीम के खिलाफ ये चैलेंज सीरीज 2-1 से जीती पाकिस्तान ने. तीसरे मैच में हांगकांग को 33 and 58 के मार्जिन से ये कप अपने नाम किया. पाकिस्तान ने इससे कबल पहला मैच भी 39-63 से जीता था, जबकि पाकिस्तान को दूसरे मैच में शिकस्त हो गई थी. पाकिस्तान की जानिब से तीसरे मैच में मोहम्मद वसीम अकरम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान ऑल द वे लाइव फ्रॉम हांगकांग मौजूद हैं, जिसमें मुदस्सिर आराई साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान नेटबॉल के, और इनके साथ साथ मोहम्मद अख्तर हैं जो कि कप्तान है हमारी टीम के, हमारे साथ मौजूद. आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे. थैंक यू वेरी मच. कैसे हैं आप दोनों? और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद. इनफैक्ट पूरी टीम को मुबारकबाद हमारी तरफ से. कैसे रहे मैचेस? सबसे पहले अख्तर आपसे जानेंगे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा टूर्नामेंट रहा. जैसे कि ये हमारा चैलेंज कप था हांगकांग के साथ. ये ट्रेनिंग टूर था हमारा एशियन चैंपियनशिप के लिए, जो सिंगापुर में इसी साल होगी, और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो जैसे हमने हांगकांग को के साथ मैच खेले हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमें समझने को मिली हैं और जिनके ऊपर हम जाके अब काम करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. तो मुदस्सिर साहब, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स से अच्छी खबरें आई हैं, और लकीली वो क्रिकेट के अलावा हैं. जैसे फुटबॉल से अच्छी खबरें आई हैं, दीगर कुछ स्पोर्ट्स से, और ओबियसली नेटबॉल भी उनमें से एक है. ये अच्छी खबर पाकिस्तान के नेटबॉल गेम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? मुस्तकबिल में क्या असर होगा इस खबर का? जी, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और नेटबॉल स्पोर्ट्स को प्रमोट के लिए पाकिस्तान में जो हमारी आवाम देख रही है उनको आगाही दी. इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, जो हांगकांग चैलेंज नेटबॉल कप था, ये बेसिकली हमारी एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी, क्योंकि आगे तो हमारी एशियन चैंपियनशिप है और वर्ल्ड कप है, हमने दोनों के लिए क्वालिफाई किया.
और इससे जो एक्सपीरियंस हमारे जो नए बच्चों को मिला है, इंटरनेशनल इवेंट का जो एक्सपोजर मिला है, ताकि आगे के आने वाले इवेंट के लिए हम सही तैयारी कर सकें। और मैं बताते चलूँ हम अपने सारे पाकिस्तानी दोस्तों को कि पाकिस्तान की जो नेटबॉल टीम है इस वक्त एशिया की सेकंड टीम है और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि इस साल जो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में होना। जबरदस्त। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स तो अभी जो अख्तर आप बताइएगा टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके, दो के हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स आप लोग करते हैं बहुत चैलेंजेस के साथ करते हैं, टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही वहाँ पर और क्या क्या ऐसी डिफिकल्टीज या चैलेंजेस दरपेश रहे आपको? जी, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये कैंप प्रोवाइड किया, और हमने जैसे पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हर साल के बाद एक नेशनल करवाते हैं और उसमें जो अच्छे पूरे पाकिस्तान की क्रीम होती है उनको इकट्ठा करके और एक कैंप लगता है हमारा। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो हमारे साथ तावन किया है उनका हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम हांगकांग चैलेंज कप खेलने के लिए आए। और जो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम है माशाल्लाह सब लड़के बहुत फिट हैं और होपफुल है नेक्स्ट इवेंट के लिए कि वो अपने मुल्क का परचम बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जो यंग प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहते हैं नेटबॉल के लिए, मुदस्सिर साहब क्या बल्कि जो मुदस्सिर साहब बिल्कुल आप ही बताइए क्या उनका फ्यूचर है और उनको क्या कहना चाहेंगे आप जो नए प्लेयर्स आना चाहते हैं? जो नए प्लेयर्स आना चाहते हैं मैं उनको यही कहूंगा कि वो नेटबॉल स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें, क्योंकि छोटा सा ये गेम है, छोटे से 50 बाय 100 फुट के एरिया में खेला जाता है, एक बॉल की ज़रूरत होती है और ये तमाम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में खेला जाता है। और जब कोई अच्छा खिलाड़ी खेलता है उसको फ़ौरन डिपार्टमेंट हायर कर लेता है, जैसे उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, एयरफोर्स, उनको सब जो है मतलब सैलरी दी जाती है पर मंथ। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन भी उनको नेशनल कैंप में रखती है और इंटरनेशनल टूर पर उनको भेजते हैं। फिर तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको स्कॉलरशिप भी देती है, उनको एडमिशन भी मिलते हैं इसके ऊपर। तो अगर अब वो खिलाड़ी जो ज्वाइन करता है नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है तो वो HEC उनको पूरे साल के लिए स्कॉलरशिप भी देती है, एडमिशन भी दिए जाते हैं। और ऐसा है कि जो खिलाड़ी बाहर से जीत के आते हैं उनको डिपार्टमेंट प्रमोशन भी देते हैं। लास्ट चैंपियनशिप के अंदर जब हमारी एशियन चैंपियनशिप हुई उसमें हमने सिल्वर मेडल लिया, तो वापजा का उसके अंदर रूल है कि जो भी खिलाड़ी एशिया में सिल्वर होगा तो उसको 17 ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा। That's very good, that's very good। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपने तौर पे अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स को, टीम अच्छा भी परफॉर्म करी है। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मोहम्मद अख्तर कप्तान हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की नेटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, हम कल मिलेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।